basics of quantum mechanics, postulates of quantum mechanics. तो Yes, ma'am. फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? क्या मैम? Ejection of फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। equation. इक्वेशन यस, H mu minus mu 0 is equal to EV naught. ओके। तो उसका क्या है, टर्म्स का मीनिंग क्या है? यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उसका वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट? वो जो लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं ना मैम मेटल पे, तो वो इंसिडेंट लाइट है वो इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, क्या भाई? इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन या मेटल का वेव फंक्शन? मेटल ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। okay. Now can you tell me what is photoelectric effect? जब किसी मेटल पे फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करवाई जाती है तो मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी मतलब? फ्रीक्वेंसी मत मींस जैसे मैम EM light- रेडिएशन और ठीक है, लाइट फोटॉन्स। ओके, ठीक है। अह, तो अगर हमारे पास एक मटेरियल है, लेट्स से मेटल प्लेट है, क्योंकि इसके पास बहुत सारा, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल का, जो कि that could be easily ejected out from the metal because of they are free, mostly free, and they are not bound like dielectric or other materials. So the emission of electron from a material caused by electromagnetic radiation, such as ultraviolet light, and these emitted electrons are called photoelectrons. अभी ये बताओ, ये जो वर्क फंक्शन है मेटल की, ये क्या है वर्क फंक्शन? मटेरियल का वर्क फंक्शन क्या मेटल है? में से इलेक्ट्रॉन का इजेक्ट होना, जैसे बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है वो जस्ट बाहर निकालना बाउंड इलेक्ट्रॉन को मेटल में से। वो वर्क फंक्शन होता है। यस मैम। Is it energy or is it potential? What is this? इजेक्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी। वर्क फंक्शन पोटेंशियल होता है कि काइनेटिक एनर्जी होता है? क्या पोटेंशियल पोटेंशियल कहाँ से आता है? मैम मेटेलिक सॉलिड है तो उसमें एटम्स ऑलरेडी बाउंड स्टेट में है, तो उसकी वजह से ऑलरेडी उनके पास एक पोटेंशियल है ना, तो उस पोटेंशियल को ओवरलैप करने के लिए हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं। एक फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी तक के लिए ही हम लाइट इंसिडेंट कराएंगे, उस तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। Can you find out by quantum mechanics? Can you find out the potential? बाउंड इलेक्ट्रॉन के लिए मैम पोटेंशियल होता है मैम ना। वैसे वो सॉलिड में वो केपी मॉडल से पोटेंशियल आता है, बट मेरे को उसका इतना नॉलेज नहीं है, तो वो सॉलिड्स में तो क्रोनिक पेनी मॉडल से ही पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल होता है। Let's say we have metals. तो मेटल्स के लिए भी एक मॉडल है ना पहले जो दिया गया है, जहाँ पे प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। समरफेल्ड मॉडल। समरफेल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। Yes, this is, so you have to correlate that.
go to let's say, देखो मेटल की बात करते हैं तो वी कैन गो टू फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है that are assumed to be like have a sea of electrons, so they are mostly free and they can be easily excited, and they are the reason for the conductivity, electrical conductivity, thermal conductivity, heat capacity. So these are the metallic properties, major metallic properties. And the approximations of independent electron approximation means that interaction between the electron and electrons are ignored. And we have seen, like for this kind of phenomena, we assume the metal inside a box potential. Take it one dimensional. Otherwise, like in a two-dimensional box potential. And if we see, we will get, let me check. Okay, let me, yes. Hmm. तो यहाँ पे जो पोटेंशियल कंसिडर किया है, लेट्स से वन डायमेंशनल बॉक्स पोटेंशियल, क्यों क्यों लिया गया है, रीजन क्या है, क्योंकि हमने इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वी हैव नेग्लेक्टेड, ठीक है, तो एक ही इंटरेक्शन बचा जो कि आयन कोर से आ रही है, तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन है, व्हिच इज बाउंड इनसाइड अ पोटेंशियल ऑफ one box potential, that like if we have like a box of 0 to L, then it is inside this potential, it is 0, and then outside that it cannot leave the metal. Therefore, at the boundary, the potential is infinite. और फिर जब हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और फिर आप देखो यहाँ पे आपको एनर्जी आइगन वैल्यूज मिल जाएगी, पहले तो एक फंक्शन मिलेगा, फिर आप फर्मी एनर्जी, यहाँ पे आप एनर्जी आइगन वैल्यूज आपको मिलेगी, और उसको आप फिल कैसे करोगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, so you will fill using Pauli exclusion principle. So this is like combination of quantum mechanics and statistical mechanics. Because once you have to fill the energy levels, you have to think which kind of particle, which rule it will follow. As electrons, they are fermions, they will follow Fermi direct statistics. तो हर एक स्टेट पे या तो स्पिन अप है या तो स्पिन डाउन है, तो एक एक स्टेट पे दो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्युपाई कर जाएगा, और जो टोटल एनर्जी है हमारे पास ई नॉट, वो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम थ्री डायमेंशनली कैलकुलेट करें, लेट्स से टू कॉम्प्लिकेट द सिचुएशन एज अ रियल सिचुएशन, फिर हम इसको इस तरीके से हम फीलिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स लेंगे, और जैसे कि आपको पता है कि ऐसे एनर्जी लेवल्स जो है वो ऑक्युपाई करती जाएगी हर एक स्टेट पे दो दो इलेक्ट्रॉन्स, और इस पूरे ऑक्यूपेशन को हम एक स्फीयर में ही लिख सकते हैं, फर्मी स्फीयर, और फर्दर वी कैन कैलकुलेट अदर क्वांटिटीज। तो मेजर पॉइंट हियर इज द potential that is coming in the metal, that is wave function, and we need to put some kind of amount of energy,
because electrons are filled like this way inside the metal at the surface of the metal, and we have to put some energy to give extra amount of energy so that it can eject out from its surface. So it can eject out from the surface energy or surface potential of the metal. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ये आइंस्टाइन इक्वेशन हो गया जो आप लोगों ने बोल दिया है कि एच न्यू जो है हमारे पास इंसिडेंट का फोटोन है, एनर्जी है, that should be equal to the work function of the metal W plus K, that is the amount of energy, the kinetic energy of the ejected electrons leaving from the materials. Okay. Now, can you draw the photo current equation, the photocurrent diagram, the graph with respect to nu? ग्राफ ड्रॉ करना है क्या मैम? हाँ, फोटो करंट और पोटेंशियल न्यू, डिफरेंस। मान लो आपके पास दो न्यू है, न्यू वन है और न्यू टू है, कैसा डिफरेंस होगा? सैचुरेट हो जाएगा करंट तो, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा उसका, यदि दो है तो। देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हो। एक मिनट। मैंने शेयर किया ग्रुप में। व्हाट्सएप ऑन कर। और संजय का ही आया है अभी तक। डिपेंडेंट ऑफ
अच्छा, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ म्यू का जो रिलेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करना। मान लो आपके पास दो अलग अलग, कांस्टेंट यानी कि काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी का। नहीं, काइनेटिक एनर्जी और न्यू, जो आपके इंसिडेंट फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है। के वर्सेस के वर्सेस म्यू। के वर्सेस म्यू। तो सबसे पहला जो ग्राफ था संजय का, फोटो करंट वर्सेस क्या है तुम्हारे एक्स में, एक्स एक्सिस में क्या है? फोटो करंट और म्यू का बोला ना। ये वन है, ये न्यू है, इसको समझाओ। म्यू टू म्यू वन। इसमें क्या जी मैम, फोटो करंट आर कांस्टेंट है और म्यू वन म्यू टू में म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है to different frequency but individual frequency are constant. Why this is going like this?
मैम यदि नंबर ऑफ फोटोन कांस्टेंट हो जाएगी ना, तो जो करंट आएगी ना वो सैचुरेटेड हो जाएगी। जैसे I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी लिखते हैं ना अपन, व्हेन नंबर ऑफ फोटोन आर यदि कांस्टेंट हो जाएंगे तो करंट वैसे वो सैचुरेट हो जाएगी, वो ग्राफ वैसे लिख दिया। और ये म्यू टू और म्यू वन वैसे है जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल का वर्किंग करेंगे, जैसे इसके आगे इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच नहीं पाएंगे, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की तरह बिहेव करेंगे। तो ये V1 V2 है, मतलब हाँ V1 V2 जो बोल रहे हो। अच्छा, यहाँ पे ये V1 और V2 है या फिर हाँ V1 और V2 है, क्या है ये? हाँ V1 है या न्यूमन है? म्यू टू और म्यू वन है वो। तो ये इनिशियल रीजन में इस तरीके से क्यों वेरिएशन हो रहा है स्टार्टिंग में? क्योंकि मैंने माना है कि म्यू टू ग्रेटर देन म्यू वन है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है म्यू टू की म्यू वन से। ठीक है, अभी हम ये न्यू1 को भूल जाते हैं। लेट्स से वी हैव ओनली न्यू2। राइट। फिर ये वेरिएशन ऐसा क्यों है जैसे मैम स्टार्टिंग अपन में? पोटेंशियल डिफरेंस की पोलैरिटी चेंज करते हैं ना, तो वो पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल का फैक्टर वर्किंग करने लगता है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच नहीं पाता है। इस कारण से धीरे धीरे डिके करके यहाँ पे शो किया मैंने, वहां पे फोटो करंट पे यहाँ पहले पे इसकी वैल्यू कम जीरो था हो जाएगी। अमाउंट, फिर धीरे धीरे बढ़ क्यों रहा है? हाँ यहाँ पे ये जीरो हो गया। हाँ, तो पहले जीरो है या फिर आप उल्टा बोलना चाहते हो कि पहले ये इतना था फिर ये धीरे धीरे कम कर रहे हैं? ना ना, ये अब यहाँ से बड़ा बाद में जीरो हो गया। तो आप न्यू को जीरो कर रहे हो, तो ये आपका जीरो है। म्यू म्यू से मैम इंक्रीज किया है यहाँ पे आके, जैसे फोटो करंट वाला है ना, ये यहाँ पे आके जीरो हो गया। तो ये वेरिएशन जो है इस तरीके का वेरिएशन क्यों है? तो स्लोप क्यों मिल रहा है हमें? स्लोप तो मैम स्टॉपिंग पोटेंशियल की वजह से मिल रहे हैं। अह, आगे बढ़ते हैं। ये समझाओ, आई इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू, तो आई और म्यू के साथ ये रिलेशन है, ये कैसे हुआ? शायद शायद का है या सिद्धार्थ? सिद्धार्थ का। हाँ सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, yes please explain your graph. हेलो Yes. मैम, आवाज़ आ रही है? हाँ, हाँ मैम, डिपेंडेंस म्यू के साथ क्योंकि होती नहीं इसीलिए स्ट्रेट लाइन बना है। याशिका, यस मैम। आपने ऐसा ग्राफ क्यों बनाया? मैम ये काइनेटिक एनर्जी का न्यू के साथ है। तो हम्म, जब तक जो इलेक्ट्रॉन उसकी लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो वर्क फंक्शन जो मेटल के वर्क फंक्शन है उतनी नहीं हो जाती है, तब तक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। जैसे ही वो वर्क फंक्शन क्रॉस करेगा, लाइट ईएम रेडिएशन है जो, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन। संजय का है। संजय, कैन यू एक्सप्लेन योर ग्राफ? जो यासिका ने बोला वो सेम ये है कि यहाँ पे जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की इक्वल हो जाएगी तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी।
जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती जाएगी तो ये इजेक्टर और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अर्थ का भी वही है। मैम जो पहले वाला मैंने ग्राफ भेजा था उसका थोड़ा आप एक्सप्लेनेशन दे दीजिए। हाँ हाँ करते हैं। एक ग्राफ और बोला था, कौन सा? वो नहीं बना है इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी और फोटोइलेक्ट्रिक करंट। इंडिपेंडेंट होती है ना वो तो। और इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी वो। काइनेटिक एनर्जी और इंटेंसिटी की बनाना है ना। एक मिनट। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस आई, इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। भेज दिया मैं। तो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो कांस्टेंट आ जाएगा वो। बाकी दोनों भी, आप दोनों भी भेज दो, आपको क्या लगता है? संजय का ग्राफ सही है, सेम लगता है तो सेम भेजो, डिफरेंट लगता है तो आपको जो लगता है आप अपना भेजो। मैम सेम ही होगा, इंडिपेंडेंट ही होती है इंटेंसिटी काइनेटिक एनर्जी से। सिद्धार्थ, डिपेंडेंस। Now I will तो ये है आपका एक तो कि जो ग्राफिक है इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लाइट फ्रीक्वेंसी। You need a stopping potential, and after that, once you increase the light frequency, the electron energy, kinetic energy of the ejected electron will be like more increase. Next is electron kinetic energy versus light intensity. So it is independent of that. So we have this kind of variation like constant. Then it was electron current and like photoelectric current and light frequency. That graph is this one. ठीक है? यस मैम। और अब आपने जो बनाया था संजय, वो है काइंड ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज का ग्राफ बनाया। यस मैम, वो पोटेंशियल के साथ वेरिएशन है ना। ठीक है, ये बता दीजिए ग्राफ इलेक्ट्रॉन करंट वर्सेस लाइट इंटेंसिटी। हाँ क्या कह रहे हो? ये ग्राफ बता दीजिए एक बार, करंट और लाइट फ्रीक्वेंसी वाला। हाँ तो जैसे कि आपका एक देखो, आपको एक मिनिमम पोटेंशियल चाहिए है ना, वर्क फंक्शन चाहिए मिनिमम, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो वो न्यू नॉट है। इससे पहले आपका जो है कोई भी करंट नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि
उतना आपको एनर्जी नहीं है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपने दिया नहीं, फिर आपने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दे दिया, मतलब स्टार्ट हो गया। हम्म 0 1 मतलब काइंड ऑफ एक स्विच पॉइंट हो गया ना, कि आपने ये इतना दे दिया तो स्टार्ट हो गया above द थ्रेशोल्ड। ठीक है। और अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे फिर हेलो। अब इसके बाद क्या होगा, इसका जो अमाउंट है, लेट्स से इफ यू इंक्रीज द लाइट इंटेंसिटी देन द अमाउंट ऑफ करंट इज इंक्रीज, प्रोवाइडेड जो न्यू है वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से एटलीस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या उससे ज्यादा हो। Yes, ma'am. ठीक है। ओके, तो मेजर पॉइंट्स यही थे कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज linearly proportional to the frequency of the incident radiation above the threshold value, which is like the required to overcome the potential work function, and then the kinetic energy is independent of the incident intensity of the incident radiation. Number of electrons, that is electric current, is proportional to the intensity and independent of the frequency of the incident radiation. But we require certain cut-off frequency to start the photoelectric effect or to get a to electron current. क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहता है, ये जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, क्लासिकल मैकेनिक्स उसको सही बताता है कि गलत बताता है? क्लासिकल गलत मैकेनिक्स बताती गलत बताती है, वो बोलते हैं इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे करता है। यस मैम, वो लाइट को वेव की तरह इंट्रोड्यूस करता है, तो वो बोलता है कि कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को मिलती रहती है, तो वो उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड हो जाएगा। इस तरीके के ग्राफ को नहीं एक्सप्लेन करता क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स से अगर हम देखें। ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम, मान लो मैंने मेटल नहीं लिया, मैंने कुछ और मटेरियल ले लिया या गैस मीडियम ले लिया, क्या मुझे फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा? मैम नेचुरली अगर कोई विदाउट एक्सटर्नल पोटेंशियल तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि उसमें फोटो आयनाइजेशन होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि गैस है वो स्टेशनरी स्टेट्स में नहीं होता है, वो ऑलरेडी मूविंग है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास वही उसकी थर्मल एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी, तो वो आपस में कोलाइड ज्यादा करेंगे, तो एनर्जी डिसिपेट हो जाता है हीट या किसी और एनर्जी के फॉर्म में, तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट मिलता है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करें तो हो सकता है कि कुछ अमाउंट ऑफ मिल जाए, बट वैसे नहीं होता है। संजय, आपका क्या कहना है? आई थिंक जैसिका इज राइट। सिद्धार्थ? If we replace the media of metal, let's say, with some other metal, with some other material, will we get photoelectric effect? I am asking to Siddharth. You are not audible, Siddharth. Hello, Yes. can you repeat? Let's say we replace the media. Okay. Right now Okay. we use metal Hmm. and we use ultraviolet radiation. If we Other replace the media,
Let's say we replace it with gas or some other Okay. solids like dielectric. Will Hmm. we get photoelectric effect out of that? Mm, I don't think so because it is generally done for metals, photoelectric effect. Let's say we have a semiconductor. Will we get photoelectric effect? What? If we have a semiconductor, Semiconductor. yes. Hmm. याशिका, अगर हमारे पास सेमीकंडक्टर है तो हमें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट मिलेगा? मैम सेमीकंडक्टर के केस में भी हमें जो इंसिडेंट ईएम रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा, हमें भी मिल सकता है सेमीकंडक्टर के केस में, क्योंकि वो पार्शियली कंडक्टर तो होता है। अगर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के केस में डाइलेक्ट्रिक मिलेगा? के केस में भी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना देने के लिए, उसको बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, जो कि वैसे प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, बट मिल सकता है फोटो करंट पार्शियली। संजय, आपको क्या लगता है? आई थिंक मैम सेमीकंडक्टर शो कर सकते हैं फुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट आई थिंक डाइलेक्ट्रिक आई एम नॉट श्योर। डाइलेक्ट्रिक तो मैम गैस की तरह ही हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि उसके गैस भी एक टाइप का पोटेंशियल नहीं होगा। इंसुलेटर ही होता है। रीजन क्या है, क्यों नहीं होगा? ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इसलिए नहीं होगा? राइट मैम। ज्यादा एनर्जी दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है? मेटल के केस में यूं भी दे रहे हैं, उसके केस में एनर्जी बढ़ा देंगे। मैम फिर मटेरियल ही आयनाइज हो जाएगा पूरा, मटेरियल पहले जैसा शायद नहीं रहेगा बहुत ज़्यादा एनर्जी देने पे। करंट हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फोटो करंट? डाइलेक्ट्रिक के केस में आई थिंक नहीं मिलेगा फोटो करंट। इलेक्ट्रॉन जो निकला वो कहाँ जाएगा? मैम जो उसमें दूसरे एटम्स है वो उनको आगे से आयनाइज करता जाएगा ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस में, तो वो पूरा मटेरियल है वो आयनाइज हो जाएगा। तो और आयनाइज उससे हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों नहीं आयनाइज हो मैम, रहा है? उससे आई थिंक इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेंगे ज्यादा, तो जिससे उनकी जो शायद एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स आपस में निकलेंगे। डिसिपेट हो जाएगी। Let's say we apply a external voltage also so that we avoid the collision. कि आपको वैसे भी तो पोटेंशियल तो आपको हमेशा ही देना पड़ेगा, चाहे वो मेटल के केस में भी हो, आपको एक एक्सटर्नल पोटेंशियल देना ही होगा, है ना? अच्छा, ये फोटो आयोनाइजेशन की वजह से क्या रीजन हो सकता है कि हमें करंट नहीं मिलेगा? ये मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है? What is the reason to not get photoelectrons if we have photoionization?
This is the question. संजय, समझ में आ गया? आई थिंक मैम वो ड्यूड मॉडल की तरह वो हो जाएगा ना, विद प्रोसेस ही पूरा। यदि आप कोलिजन नेग्लेक्ट करेंगे तो आई थिंक हो सकता है। कोलिजन के लिए तो हमने एक एक्सटर्नल पोटेंशियल दे दिया है, क्योंकि वो तो हमें देना ही होगा। ठीक है, एक यूनिफॉर्म करंट पाने के लिए वी हैव टू गिव अ एक्सटर्नल पोटेंशियल सो दैट इलेक्ट्रॉन systematically go to the other side. हम्म। तो कंक्लूजन क्या हुआ फिर? ठीक है, फिर से हम बेसिक्स में चले जाते हैं। बेसिक हमने ये देखा है कि हमने अगर कुछ भी मटेरियल रखा है, लेट्स से वी हैव अ मेटालिक प्लेट and then we put some energy in terms of incident radiation, and due to that energy the electrons from the metal, it can be ejected out from the surface barrier of the metal, and then if we apply a voltage, these ejected electrons will systematically produce photoelectric current. Because due to the photon we are getting the current, that's why it is named as photoelectric current. Now if we don't think about metal, क्यों मेटल क्यों लेते हैं? क्योंकि मेटल में पाना आसान है, we have lot of free electrons, and if we just put like incident radiation of larger value range, then electron can be ejected out easily. But the key concept is ejection of electron from the bound state to a free state. That is the key concept, and this is applicable to any of the material, whether it is solid, whether it is gas, right? ग्राउंड स्टेट टू फ्री स्टेट। ठीक है, ओके मैम। तो अभी जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक, अगर हम जैसे कि बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, तो ये फिनोमेना आपको कोई भी मटेरियल में दिख जाएगा, क्योंकि आपने फोटोन डाला। अब जो रिक्वायरमेंट जिस एनर्जी का होना चाहिए वो फोटोन वो आप दे दो और आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। अब गैस में फोटो आयोनाइजेशन होगा, बिकॉज की उसमें एटम्स है and electrons will be ejected out and it will be ionized. Now remember that if we consider like these are like gases are like colliding with each other, and we don't have a stopping we don't have a extra voltage to reduce these collisions, or we don't have a system to reduce these collisions, then the amount of getting photoelectric current will be very negligible. But if we have like systematically arranged everything, and then we have a stable system, and we put enough radiation to ionize the gas, then we will definitely get electrons, and then we can also systematically collect the electrons. So it will come as a photocurrent because of the incident radiation. And electromagnetic radiation method not for only visible range, yeah, UV range. It could be of any of the EM spectrum type. Similarly, सेमीकंडक्टर के लिए भी वही है कि हमने अगर इनफ एनर्जी दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन्स विल कम आउट डिपेंडिंग ऑन हाउ मच। मेटल के लिए बहुत ज्यादा होगा, बहुत आसानी से होगा। सेमीकंडक्टर के लिए उससे
इतना आसानी से नहीं मिलेगा। उसमें भी बैंड गैप कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि बैंड गैप जितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा तभी जाके वो इजेक्ट आउट होगा। अब बैंड गैप में भी आपको देखना पड़ेगा डायरेक्ट बैंड गैप है या इनडायरेक्ट बैंड गैप है। डिपेंडिंग ऑन दैट यू हैव टू चूज व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी आई विल गिव। आपको थोड़ा सरफेस में इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। आपने डोपिंग किया सो दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। आपने डोपिंग किया सो दैट बैंड गैप बिकम्स अ डायरेक्ट बैंड गैप, क्योंकि इंडायरेक्ट बैंड गैप होगा तो आपको इंटरनल लॉस ज्यादा मिलेगा। ये सब चीजें आ जाती है। सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक के केस में फिर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, और फिर आपके पास जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अमाउंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी always less than the amount for the metal. But the major phenomena, that is emission of electron due to the incident of radiation, if we go for the like core photoelectric effect meaning, that is applied for any kind of material। कि सबके पास इलेक्ट्रॉन है, सब एक इलेक्ट्रॉन उसमें कोर में बाउंड है, तो अगर हमने उससे ज्यादा एनर्जी दे दिया तो वो इजेक्ट आउट हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी बेसिक। फोटोन से करा रहे हैं इसलिए इसको बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर हम कोई और चीजों से कराते हैं तो फिर उसको कुछ और इफेक्ट बोल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर हुआ है या कोई डाउट है इसमें? तो इसका मतलब सबके लिए भी पॉसिबल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? आप कोर मीनिंग पे जाओ ना। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटोन डाला, इलेक्ट्रिक इफेक्ट मिला। और वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहाँ से आ रहा है? इलेक्ट्रॉन से। डिपेंडिंग कि कितना अमाउंट आपको देना है वो अलग चीज है। आपको कितना सिस्टमेटिकली यू हैव टू डिजाइन योर एक्सपेरिमेंट वो अलग चीज है। वो सबके लिए अलग अलग हो जाए। पर आपने फोटोन डाला, फोटोन मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको विजिबल लाइट में ही जाना है। फोटोन का बैंड आपका ये रेडिएशन स्पेक्ट्रम आप देख लो, है ना। गामा भी फोटोन है, एक्सरे भी फोटोन है, आईआर भी फोटोन है, यूवी भी फोटोन है, विजिबल भी फोटोन है। राइट। तो कोई भी एनर्जी का फोटोन इंसिडेंट करोगे तो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, उसको इनफ एनर्जी मिल जाएगा, तो वो इजेक्ट आउट होगा कि नहीं होगा? राइट मैम। तो इसलिए बेसिक फिनोमेना सब में होगा। बट यस, आपको अगर सीधा सीधा कोई पूछेगा कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दूसरे मीडियम में होगा, तो आप बोलोगे हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। फिर आप उससे वो अगर पूछते हैं कि क्या ज्यादा इजी है करना या फिर लाइक किसके लिए हमें हम इजीली अचीव कर सकते हैं, ऑफ कोर्स मेटल, बिकॉज ऑफ द प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैस आयोनाइज्ड हो जाएगा, that is a different kind of thing, but still we will get electrons and that we can use as a photo electron. Dielectric case we have to give more and more energy, that is different thing, but if we get electron, it will be a photo electron. Similarly for semiconductor case we have to give at a certain amount of energy and also check how much energy is required to get electron, but once we get electron, that is a photo electron. Using photon, getting an electron is a photoelectron. राइट मैम। ठीक है सिद्धार्थ, आपको समझ में आया? Yes, ma'am. अभी कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में कोई बताओ, कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है? If the X-ray incident on a free electron, then in
जब फ्री इलेक्ट्रॉन पर वेवलेंथ में एक्सरे वेव स्कैटर्ड की जाती है तो वो पहले की तुलना में ज्यादा वेवलेंथ के रूप में स्कैटर्ड हो जाती है एट सेम एंगल। याशिका बताओ क्या होता है काउंट करने से? यस मैम व्हेन जब एक्सरे बीम को किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट कराते हैं तो जो फोटॉन्स जो इंसिडेंट फोटॉन्स की जो वेवलेंथ है मतलब सॉरी जो उससे जो फोटोन है वो स्कैटर्ड होंगे तो उसकी वेवलेंथ है वो इंसिडेंट फोटोन से ज्यादा होती है तो यही कॉम्पटन स्कैटरिंग था। ये इलेक्ट्रॉन बाउंड होगा या फ्री रहेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन मैम। क्यों बाउंड होगा तो क्या दिक्कत? बाउंड होगा तो हमें नहीं मिलेगा स्कैटरिंग। बाउंड होगा तो मैं वो इसकी स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ ज्यादा नहीं होगी, वो क्लासिकली की तरह बिहेव करने लग जाएगा आई थिंक। अभी क्या कर रहा है? क्लासिकली बिहेव मतलब क्या करेगा? क्लासिकली तो सेम रहती है ना वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। मतलब स्कैटर्ड जो उसका रेडिएशन होगा वो आप कह रहे हो सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा, कोई भी शिफ्ट नहीं होगी उसमें। राइट में। वो क्यों नहीं होगी? बाउंड होगा तो शिफ्ट क्यों नहीं होगी? रीजन क्या है? मैम बाउंड होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। लेट्स फोकस ऑन द स्कैटरिंग फिनोमेना। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक तो मतलब इलेक्ट्रॉन को आपने इतना एनर्जी दे दिया है कि वो इजेक्ट आउट हो गया। लेट्स से डोंट थिंक अबाउट दैट, वी जस्ट थिंक दैट कि द रेडिएशन इज स्कैटर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट लाइक इलेक्ट्रॉन इज गोइंग आउटसाइड। ठीक है, जैसे कि संजय ने बोला कि अगर हमारे पास बाउंड इलेक्ट्रॉन है और अगर हमने इंसिडेंट रेडिएशन एक रेंज में दिया है तो हमें सेम वेवलेंथ की स्कैटर्ड लाइट मिलेगी, हमें शिफ्ट नहीं मिलेगी स्कैटर्ड लाइट के वेवलेंथ में। ये बोला ना संजय? यस मैम। मेरा क्वेश्चन है कि क्यों होगा ऐसा? ये तो मैम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं ना तो। देखते तो है बट उसके पीछे का तो कोई रीजन है ना। राइट। तो आपको क्या लगता है क्या रीजन हो सकता है? मैं सोच रही हूँ कुछ आइडिया नहीं लग रहा है। बेसिकली रिले स्कैटरिंग पता है? रिले स्कैटरिंग हाँ, जो इंसिडेंट ऑफ वेवलेंथ होती है वही स्कैटर्ड होने के बाद भी सेम वेवलेंथ ही रहती है, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्यों होता है रिले स्कैटरिंग? होता क्यों है? रीजन क्या है? मतलब रिले स्कैटरिंग जो हमें मिल रहा है उसको हमने नाम दे दिया ये रिले स्कैटरिंग है क्योंकि रिले ने डिस्कवर किया था। हम्म रीजन तो है ना कुछ। मैम उसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से, हम्म, इसलिए उसमें स्कैटरिंग होती है इंस्टेड ऑफ फोटोन को इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की जगह। तब आप कह रहे हो कि लाइट जैसे आई वैसे विदाउट इंटरेक्टिंग विद इलेक्ट्रॉन इट विल गो, ये कह रहे हो? हाँ एक तरीके से मतलब वाइब्रेशन होगा बट कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगा एनर्जी का।
एब्जॉर्प्शन की बात ही स्कैटरिंग हो नहीं कर जाएगी रहे, अलग स्कैटरिंग की डायरेक्शंस बात में। कर रहे हैं ना यहाँ पे। हम्म। हाँ तो mean to say कि since the size of the electron is too less compared to the incident wavelength, then we can assume that the wavelength is not interacting with electron. That the incident photon is not interacting with electron and it will go as it is. ये है reason. मैम रिपीट कर सकते हो क्या, आपने इतनी देर क्या बोला? आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आई। Oh. So my question is that Siddharth told that when the size of the particle is very less compared to the incident wavelength of the incident photon, then we can ignore the interaction and the light incident on the electron, it will go as it is. We will get the same frequency, सेम वेवलेंथ। same wavelength. क्या ये यही है रीजन? आई डोंट नो मैम, आई एम नॉट श्योर, बट वो एनी मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है ना, मॉलिक्यूल, गैस, एटम। नहीं, आप बस, मैंने सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री नहीं है, वो बाउंड है, तो आपको क्या क्वांटम इफेक्ट मिलेगा? आपने कहा नहीं मिलेगा, तो यस आपने मैम। बोला कि नहीं वो सेम वेवलेंथ का मिलेगा, कोई शिफ्ट नहीं मिलेगा। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मिलेगा, ये रीजन, क्या रीजन है इसका? कुछ नहीं समझ में आ रहा है किसी को? नहीं पता मैम, आता तो बोल देते इतने में। ठीक है, ओके, तो पहले तो आपको फंडामेंटली सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज्ड पार्टिकल, ठीक है, और EM radiation is has a electromagnetic field. Okay, charged particle in a electromagnetic field, there will be definitely interaction. You can never ignore the interaction between a charged particle in a electromagnetic field because उसमें भी एक इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है लाइट के, और कोई भी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा तो वो डेफिनेटली इंटरेक्ट करेगा। दिस इज फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। राइट मैम। अब जो Yes, ma'am. लाइट के जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑसिलेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? उस इलेक्ट्रिक फील्ड से ई, अब वो ई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे इलेक्ट्रॉन पे लगेगा तो कितना कूलम्बिक फोर्स प्रोड्यूस करेगा? Q इंटू ई, जहाँ पे Q हमारे चार्ज है इलेक्ट्रॉन के और ई हमारे इंसिडेंट फील्ड का वैल्यू है। पॉजिटिव साइकिल के लिए हो जाएगा प्लस Q इंटू ई, नेगेटिव साइकिल के लिए हो जाएगा माइनस Q इंटू ई। तो ये, अब इसका हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है EM रेडिएशन का वो अल्टरनेटिंग है, मतलब वो हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव। तो वैसे ही जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे वो भी हाफ साइकिल में पॉजिटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव, मतलब वो भी इंसिडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो भी क्या करेगा? वाइब्रेट करता रहेगा, प्लस क्यूवी माइनस क्यूवी प्लस क्यूवी माइनस क्यूवी ऑल्टरनेटिवली। इस पूरे मॉडल को हम एक सिंपल हार्मोनिक मॉडल की तरह रिप्लेस कर सकते हैं, और जैसे ही हम रिप्लेस करेंगे हमें एक ऑसिलेटरी मोशन मिलेगा, उसके वजह से हमें एक इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, उसके वजह से उस डिस्प्लेसमेंट के वजह से हमें पोलराइजेशन मिलेगा, राइट?
Yes, ma'am. और जैसे ही हमें पता है कोई भी रेडिएटिंग डाइपोल always radiate the incident radiation. Mass of the radiating dipole, the electron is acting like a radiating dipole because it is oscillating dipole. So oscillating dipole will always radiate. क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अगर आपके पास एक चार्ज डाइपोल है जो ऑसिलेट कर रहा है तो वो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी में ही रेडिएट करेगा, है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया याशिका? Yes, ma'am. सिद्धार्थ? यस मैम। ठीक है, so you see that everything is too much related to each other. अगर आप ये सोचोगे कि मैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ूंगा, मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स नहीं पढ़ूंगा, तो आपको क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकते हो, फिर आपको ये बात में फील होगा कि कहीं मैं कुछ टॉपिक बोल देता हूँ और ये कुछ और टॉपिक से पूछते हैं, बट एक्चुअली वो टॉपिक अलग नहीं है। मैम, जो आपने अभी बताया ये कंसेप्ट, ये क्लासिकल फिजिक्स के केस में है ना, मतलब क्योंकि वो लाइट को एज ए वेव कंसिडर करते हैं, तो उस केस में हम ऑसिलेशंस के कारण वेवलेंथ्स की सेम आते हैं, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पे वो स्कैटर्ड करते हैं। बट अगर हम क्वांटम के अकॉर्डिंग कंसिडर करें तो फिर बाउंड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा? स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स। क्वांटम मैकेनिकली भी आप रिले स्कैटरिंग को समझ सकते हो, तो वहां पे आपको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि द रेडिएशन इज लाइक द एनर्जी, लाइक देयर आर डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स, है ना? क्वांटम मैकेनिकली फिर आपको अलग अलग एनर्जी लेवल की तरह सोचोगे कि देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी स्टेट्स एंड इट इज कमिंग बैक एज ओरिजिनली, like it goes to some virtually excited state and it will come back to the ground state again. मतलब जितना आपने एनर्जी दिया था उससे उसका रेडिएशन जो ट्रांजिशन हुआ है वो एक वर्चुअल स्टेट पे हुआ है, ना कि वो एक रियल स्टेट पे हुआ, और फिर वो वापस आ गया। मतलब जितना आपने रेडिएशन दिया उतना ही रेडिएशन वो आपको मिल गया स्कैटर्ड में। तो मैम वर्चुअल रेले और स्टेट मींस कॉम्पटन तो क्वांटम बहुत अलग अलग मैकेनिकली है। क्या? तो रेले और कॉम्पटन तो अलग अलग है ना दोनों ही। एक उन्होंने बताया सेम वेवलेंथ होनी चाहिए, कॉम्पटन बोल रहा है वेवलेंथ बढ़ जाएगी। हाँ तो इसलिए ना, क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन में है और दूसरा बाउंड में है। जब बाउंड होती है तब आपको खाली उस इलेक्ट्रॉन को नहीं, पूरे उसको समझना पड़ेगा, पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो क्वांटमली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो तो क्या फर्क पड़ेगा फिर? So of course it will have energy levels. Quantum mechanics in a bound system means we will have discrete energy levels. Have to consider energy. कोई भी रैंडम एनर्जी लेवल नहीं होगा। और आपने एक्साइट जो किया इंसिडेंट रेडिएशन से, वो आपका जो ट्रांजिशन हुआ, मान लो एक्साइट हुआ है, तो कोई एक रेडिएशन जब एक्साइट करेगा कोई बाउंड इलेक्ट्रॉन को, तो वो एक एनर्जी स्टेट पे दूसरे एनर्जी स्टेट पे चली जाएगी, एक्साइटेड एनर्जी स्टेट पे। वो रियल हो सकता है जो कि क्वांटम मैकेनिकली अलाउड स्टेट है, और दूसरा वो वर्चुअल हो सकता है, मतलब वो क्वांटम मैकेनिकली अलाउड स्टेट नहीं है, मतलब that is only it will last for some femtosecond and it will come back again. तो मतलब जितना रेडिएशन जो है आपका वो स्कैटर्ड होगा और जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो सेम रहेगा, क्योंकि वो पहले भी जिस स्टेट में था बाद में भी उसी स्टेट में वापस आ गया विद इन 10⁻15 सेकंड। मतलब होगा वो क्लासिकल जैसा ही, बट वो क्वांटम मैकेनिकली एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग Yes, you have to consider with the bound system we have like energy levels and these energy levels are discrete. मतलब शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए चेंज होगा, बट वो ओरिजिनली अपनी उसी लेवल में आ जाएगा। हाँ, like it will go to some virtual state, let's say, क्योंकि वो allowed state नहीं है, so it will come back within 20 seconds.
ओके मैम। संजय, आपको डाउट है अभी भी कुछ? नहीं मैम, आया थोड़ा थोड़ा समझ में। अभी भी थोड़ा थोड़ा क्यों, क्या दिक्कत है? यानी जो क्वांटम के लिए आपने बताया कि रेडिएशन इंसिडेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन वर्चुअल स्टेट में जाएंगे। तो जैसे बाउंड स्टेट की बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का, तो बाउंड वो किसके साथ बाउंड रहेगा? ये हमने टॉनिक पेनी मॉडल देखा था, मेटल के केस में देखा था, बाउंड इलेक्ट्रॉन ही तो था वो। हम्म। एनर्जी चाहिए ना, कोई भी मटेरियल, इलेक्ट्रॉन जब वो बाउंड स्टेट में है किसी मटेरियल, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, सॉलिड हो, मेटल हो, सेमीकंडक्टर हो, और कोई भी मैटर के जैसे मैटर के अंदर है, तो वो बाउंड है, राइट? हम्म। So it will have energy level. Otherwise, how it could be bound? राइट। तो क्वांटम मैकेनिकली आप डिस्क्रीटनेस को देखो, क्लासिकली आप कंटिन्यूअस चीजों को देखते हो। हम्म। आपको पता है कि वो एनर्जी लेवल जो है उसके अंदर वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है। द क्वांटम मैकेनिक्स मे बी दे आर very closely spaced, they can be acting like a band, but still they are discrete. That आपको समझ में आया है? यस मैम। तो बेसिकली मैं इतना इसलिए आप लोगों से पूछ रही हूँ, जैसे देखो, आप जैसे पढ़ते हो absorbed by a free electron, this X-ray that will provide an oscillatory electric field, and it will give us the same radiation and same intensity of radiation, and that is the classical Compton effect. And then classical problem that cannot tell the Compton shift, but we see that in experimentally, if there is a scattering of electrons, scattering of X-rays of from the free electrons, then we found a wavelength shift, or the shift between the incident photon and the scattered photon. So now you have to ask yourself the question, why free electron? बस आप जब इंटरव्यू में बोलोगे फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो आपको कभी भी बोल सकते बाउंड इलेक्ट्रॉन में क्यों नहीं है। तो इसलिए आप खुद से इसको सोचो, क्यों हम फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं क्वांटम इफेक्ट में। और फिर रीजन तो फिर हमने देखा है कि जब हमने इसको पार्टिकल की तरह हमें कंसिडर किया है, तो वी कैन हैव लाइक दिस काइंड ऑफ शिफ्ट, because the total consideration of the two particles are like scattering, or they are having some collision. So we have to consider the equations, conservation of linear momentum. So from that we can get, and conservation of energy, we will get this shift. And this shift between the incident photon or incident wavelength of the photon and the scattered wavelength of the photon will come will also depend on the theta of the incident photon, or angle of the collision, like also angle of the scattered photon theta with the recoiling electron. ठीक है। क्वांटम इफेक्ट के बारे में और कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है? नो मैम। पेयर प्रोडक्शन के लिए कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयर प्रोडक्शन। Please calculate the minimum energy required for pair production. मैम वो इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी हो जाएगी ना? कितना होगा? हाँ। मैम 1.022 MeV।
Two me into C square. 1.02 something. मतलब बेसिकली आपसे अगर पूछा जाए तो आप ये इक्वेशन मतलब लिख देना, ठीक है। और मतलब 1.02 मिनिमम एनर्जी दैट इज 2 me into c square। और ये इक्वेशन क्यों होता है, कोई मुझे समझाएगा दिस इक्वेशन? नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन किया है, नॉन रिलेटिविस्टिक। जेटली का बुक है आप लोगों के पास? पीडीएफ है। हाँ पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। De Broglie hypothesis, lambda equals to h by p सबको पता है। इम्पोर्टेंट है यहाँ से de Broglie का मॉडल जो है वो किस तरीके से हाइड्रोजन एटम को एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन समझ में आया? What was the hydrogen atom model from the de Broglie's point of view? How did he explain stability of hydrogen? सिद्धार्थ आपको पता है किस तरीके से de Broglie का मॉडल है? मैम डी ब्रोगली ने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को की सर्कमफ्रेंस सर्कुलर ऑर्बिट की जो सर्कमफ्रेंस है उससे रिलेट किया था। और कंडीशन क्या है उसका? nm by equal to 2 pi r यही था। Okay. So ये कहना चाहते हो दिस वन? यस मैम। So the concept of de Broglie is H equals to lambda by P, or the matter can be, this is the duality of matter and wave. So if we have a matter that has associated momentum P, then we will have associated wavelength lambda, which we can write lambda equals to H by P. Next, the question comes, then if we think about hydrogen atom, we have electron surrounding the nucleus. So how these electrons can act as a wavelength? Like how can we replace the momentum of the electron, associate it with wavelength? तो de Broglie ने ये प्रपोज किया कि अगर हम इस तरीके से कोई स्टेट देखते हैं जहाँ पे वेव्स जो है this will make a constructive interference with each other, and हमें पता है जब वो constructively interfere करेगा waves आपस में, it will give a stable state or stationary state. तो इसलिए ऑर्बिट का रेडियस जो है वो हमेशा वेवलेंथ का एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और स्टेबल और स्टेशनरी इंटरफेरेंस की कंडीशन पूरा करे। तो वेवलेंथ्स जो आपस में मिलेंगे दैट विल फॉर्म लाइक a constructive interference of the waves. And if we have like electron waves, and for those kind of orbits where the wavelength associated with the electron, they are not constructively interfered, they will
they will destructively interfere, then this orbit is not allowed. So the allowed orbit is 2 pi r is equals to n lambda, where n equals to integer. Let's say we have something other lambda, where this condition 2 pi r prime is not equals to n lambda prime. Then this is a forbidden orbit. This is a not stable orbit. So this is the way of the Broglie hypothesis to get hydrogen atom model. Stability of the hydrogen atom. इसलिए आप और जगह भी देखोगे, जैसे कि मान लो 1 डायमेंशन बॉक्स में देख लो, आपको 2 उसमें नोड्स मिलेंगे, वो भी आपस में नोड्स बना के आपस में इंटरफेयर करेगा, और इंटरफेयर करके हमेशा कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस मतलब स्टेबल ऑर्बिट बनाएगा, तभी उस एनर्जी लेवल को हम अलाउड एनर्जी लेवल बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको अलाउड नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें अलग अलग क्वांटाइज लेवल मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नॉट अलाउड मतलब which is not stable, allowed मतलब which is stable. And now we see that due to this kind of like object which is in a orbit or which is in a interaction of potentials or within a boundary, we will get this kind of quantized values. ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो बाकी आप लोग बेसिक फिजिक्स पढ़ लेना बुक से पूरा अच्छे से, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। और जैसे कि ये वाला पार्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही बेसिक्स है बट काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, मैं इसमें अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी। ओके मैम। ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लो आपके पास डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, आपने एक सिंगल स्लिट ओपन किया, ठीक है, फिर आपने 2 स्लिट ओपन किया, तो आपको क्या मिलेगा? पहले आपने 2 स्लिट ओपन किया, फिर आपने एक सिंगल स्लिट ओपन किया, तो आपको ऑब्जर्वेशन में इंटरफेरेंस मिलेगा, क्या मिलेगा? कैसा इंटरफेरेंस। पैटर्न मिलेगा? 2 स्लिट के लिए इंटरफेरेंस, सिंगल स्लिट के लिए आपको क्या मिलेगा? सिंगल स्लिट में इंटरफेरेंस मिलेगा, Diffraction। क्या मिलेगा? मैम सिंगल में Diffraction। डिफ्रैक्शन, 2 में इंटरफेरेंस। तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में डिफरेंस क्या है? मैम इंटरफेरेंस में 2 अलग अलग स्लिट से यदि कोहेरेंट है तो वो कंस्ट्रक्टिवली डिस्ट्रक्टिवली एक इस तरीके से दो इंटरफेयर करेंगे और पैटर्न बनाएंगे। डिफ्रैक्शन में जस्ट मतलब एक आपके पास यदि स्लिट है तो उससे वो क्या कैसे कहेंगे, डिफ्रैक्शन में स्लिट से वो मतलब इसको पढ़ लेना, कोई बात नहीं, अभी जरूरी नहीं है अभी आंसर करो, बट प्लीज रीड दोस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? और सिमिलरली आपके पास बुलेट्स है, तो फिर क्या होगा? दोनों स्लिट्स ओपन है और सिंगल स्लिट ओपन है, तो ये सब ऑलरेडी बुक में लिखा हुआ है। यहाँ से आपको क्वेश्चन तभी पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक डबल स्लिट से जा रहा है, सिंगल स्लिट से जा रहा है, क्या होगा पैटर्न? और लीनियर सुपरपोजिशन, हाँ, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से काफी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे कि मान लो कोई क्वांटम फोटोनिक्स की बात करें, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
हाइजेनबर्ग आंसर यहाँ से तो आप जस्ट पोस्टुलेट पढ़ लो ना बेसिक्स, तो पूछ सकते हैं कि आपका स्टेबिलिटी जो है वो कैसे डिफाइन करोगे, या फिर शो दैट इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे इनसाइड द न्यूक्लियस फ्रॉम द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो वो कैलकुलेशन आनी चाहिए। और कोई मॉडल हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपी, अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस, क्वांटाइजेशन रूल, समरफेल्ड बोर मॉडल, वेव पैकेट की कॉन्सेप्ट, wave packets and uncertainty relation, propagation of wave packets, how we can think like group velocity or phase velocity, इनमें डिफरेंस क्या है, वेव किस वेलोसिटी में प्रोपागेट करेगा, रिलेशन क्या है बिटवीन ग्रुप वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी। So each and every lines in this book is very important. Each and every line, and also some of the examples also. तो जैसे एक एक लाइन पूरा अच्छे से पढ़ के समझना है और साथ में कोरिलेट करना है, और कुछ भी चीजें जो डाउट है वो आप सर्च करो या ग्रुप में पूछो। ठीक है, तो हमने आज बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक्स जो है वो जान लिया है और समझ लिया थोड़ा बहुत। नेक्स्ट क्लास में पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके मैम। Yes, ma'am. ओके, ठीक ओके। है।